Hello students, today we will study class 9th NCERT Science chapter 1 and part 2. In our first video or part 1 we have studied about matter and its properties and its states, solid, liquid and gas. And now we will study in this part sublimation, melting and boiling point, latent heat and evaporation. So let's we start this part second with sublimation. Sublimation इसको डिफाइन करेंगे द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सब्लिमेशन वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड की अवस्था में बदले हुए सीधा वेपर की स्टेट में बदल जाता है, तो इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि नेफ्थलीन, इंडिगो आयोडीन एंड कैम्फर. कैम्फर मीन्स कपूर, जिसको आप अच्छे से जानते हैं कि कपूर जो है सॉलिड स्टेट में होता है और ये रखा ही वॉलेटाइल हो जाता है और ये भाप की अवस्था में बदल जाता है बिना लिक्विड की अवस्था में बदले हुए. इसी तरह से दूसरा डेफिनेशन है डिससब्लिमेशन और वेपर डिपोजिशन. The process by which the vapor of a substance get converted into solid without passing through the liquid state is called dissublimation. इसमें जब भी कोई वेपर सब्सटेंस होता है बिना लिक्विड में बदले हुए डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तब इसे हम डिससब्लिमेशन और वेपर डिपोजिशन कहते हैं. इसमें हम सब्लिमेशन को समझने के लिए ये एक्टिविटी शो की जा रही है. इसमें प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन है. इसमें एक बर्नर लगा हुआ है, स्टोव रखा हुआ है जिसमें चाइना डिश के ऊपर कैम्फर रख दिया गया है और इसमें एक फनल को अपसाइड डाउन करके रख दिया गया है और फनल के ऊपर एक प्लग लगा दिया गया कॉटन का और फनल को उल्टा इन्वर्टेड फनल को रख दिया गया है चाइना डिश के ऊपर. और चाइना डिश में एक कपूर के टुकड़े रख दिए हैं कुछ, इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं. सॉलिडिफाइड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होता है. इसके बाद जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये इसके जो वेपर्स निकलती हैं तो ये जाके फनल्स की जो साइड की वॉल होती है वहाँ पर जाकर ये वेपर के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं और इसमें चाइना डिश में जो रेजिड्यू बचता है वो इसी में रह जाता है, क्योंकि जो रेजिड्यू होता है वो वॉलेटाइल नहीं होता है. उसका जो वॉलेटाइल जो पार्ट होता है केवल वही इसकी वॉल में जाकर लग जाता है और हमें प्योर कैम्फर प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से. नेक्स्ट टॉपिक इज मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. सबसे पहले हम देखते हैं मेल्टिंग. व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू ए लिक्विड. ऐसी अवस्था जिसमें जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है. जैसे हम बर्फ़ को गर्म करेंगे, पिघलाते हैं और वो बर्फ़ पानी में बदल जाती है, तो इसको हम मेल्टिंग होना कहते हैं. और वह टेम्परेचर जिसमें सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में बदल जाता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. तो ये दोनों डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़ें. द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट. और द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस ऑन कूलिंग चेंज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग. और वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं तो जब वो जम जाता है इसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं. इसमें वाटर का देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है. इसको जब हम वाटर को हम फ्रीज करते हैं या सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो वह टेम्परेचर जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में तो उसको हम फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं. इसमें आप देखें कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इसमें नोट किया गया है. जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन में लिखा हुआ है. नेफ्थलीन का होता है 353. इसी तरह से ये लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर, इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है. नेक्स्ट है बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग होता है जब भी हम पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी के गर्म करने में बबल्स का फॉर्मेशन होता है, बबल्स टूटते हैं और बनते हैं, तो इसका मतलब है वाटर अपना बॉयल हो रहा है. तो इसको जब डिफाइन किया गया वो इस तरह से है
rapid formation and breaking of bubbles in the bulk of a liquid being heated is called boiling. और द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स, और वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होता है उसे हम बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं, या इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको यदि हम केल्विन में लिखें तो ये होता है 373.15 केल्विन। और इसमें और भी कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं जैसे पेट्रोलियम, ईथर, एथाइल अल्कोहल, वाटर एंड मरकरी, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी केल्विन में दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज vaporization and condensation, the process in which a liquid on heating change into vapor, वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो वेपर में बदलता है, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। जैसे हम वाटर को हम हीट करते हैं, ये बिल्कुल आप सिंपली आप जानते भी हैं, बट पानी को जब हम गर्म करेंगे तो पानी किस में बदलेगा, स्टीम के रूप में या भाप के रूप में बदल जाता है पानी, तो इसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच वेपर ऑन कूलिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और जब हम वेपर को ठंडा करते हैं और वेपर ठंडी होने के बाद लिक्विड में बदल जाती है तो इसको लिक्विडिफिकेशन या कंडेंसेशन कहते हैं। तो जैसे वाटर वेपर को जब हम ठंडा करेंगे कंडेंस, तो ये कंडेंसेशन कहलाता है, और ये वाटर वेपर वाटर में बदल जाता है। तो वो फिक्स टेम्परेचर जिसमें वाटर कन्वर्ट होता है लिक्विड में उसे हम कंडेंसेशन टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब है वो छुपी हुई ऊष्मा जो हमें दिखाई नहीं देती है, और जब हम वाटर को बॉयल करते हैं या हम उसको मेल्ट करते हैं तो उसमें एक जो हीट होती है वो हिडन होती है, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो दैट वी हैव सीन दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एंड आल्सो ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर। हम जानते हैं कि जब भी हम पानी को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, या फिर आइस को हम मेल्ट करते हैं, तो उसमें जो दोनों ही प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, और वही कांस्टेंट टेम्परेचर ही उसकी हिडन हीट कहलाती है या फिर लेटेंट हीट कहलाती है। तो द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग रिमेन्स हिडन फ्रॉम द थर्मोमीटर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसमें डिफाइन किया गया है कि वह हीट जो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग के समय हिडन होती है उसको हम थर्मोमीटर में से देखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड Why does the temperature of a substance remain constant during melting and boiling even when heat is being supplied to it continuously? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब ये टेम्परेचर जो होता है जब भी हम मेल्टिंग करते हैं और बॉइलिंग करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, जबकि हम उसमें हीट कंटिन्यूसली दे रहे हैं, या तो हम मेल्टिंग करेंगे और बॉइलिंग करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सब्सटेंस होता है उसके पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, और उस इंटरमोलिकुलर फोर्स में ये एनर्जी जो होती है, जो हीट होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब ये एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये दिखाई नहीं देती है, और टेम्परेचर में और इट डज नॉट शो अप राइज इन द टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब है जब ये दिखाई नहीं देता है तो इसका ये जो हीट होती है वो हिडन फॉर्म में रहती है, इसलिए इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोसेस द काइंड्स ऑफ लेटेंट हीट आर। लेटेंट हीट दो तरह की होती है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मीन्स बॉइलिंग कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द quantity of heat required to convert 1 unit of mass of ice into liquid water at 0 degree centigrade is called latent heat of fusion of ice। तो latent heat of fusion of ice की जो definition है वो इस प्रकार से है कि the quantity of heat required to convert 1 unit of mass of ice, 1 unit mass of ice को convert करने के लिए किस चीज़ में, लिक्विड में यानी वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। एंड दस टू मेल्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर
3.35 into 10 to the power 5 joules of heat energy is required. और दूसरा है latent heat of vaporization, the quantity of heat required to convert one mass of a liquid into vapor. तो वह हीट की मात्रा जो ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत होती है एक मास यूनिट लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट तक वेपर में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंज यानी टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर में बदले हुए, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. एंड द SI यूनिट ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड इज जूल पर किलोग्राम होती है. और इसकी SI यूनिट को भी आप ज़रूर लर्न करें. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. प्रेशर इज अनदर फैक्टर विच ऑल्सो कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. अभी अपन ने हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था. अब देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है. तो प्रेशर भी एक दूसरा फैक्टर है जो कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. जैसे गैसेस को हम लिक्विड में बदल सकते हैं यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करें, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम डिक्रीज करें. सिमिलरली सम सॉलिड्स लाइक CO2 और ड्राई आइस कैन बी चेंज्ड इनटू गैसेस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर. इसी तरह से कुछ एग्जांपल है सॉलिड जैसे कि CO2 है जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, ये चेंज हो जाती है इनटू गैसेस में ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं. On increasing pressure, the particle of substance come closer to each other. As a result, the interparticle space decrease. जब हम प्रेशर किसी भी सब्सटेंस को, जब हम प्रेशर किसी भी सब्सटेंस में हम प्रेशर को जब इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उस सब्सटेंस के वो पास पास आ जाते हैं. जब हम प्रेस करेंगे तो निश्चित है पार्टिकल पास पास आएंगे और उनका जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. एज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is inverse of interparticle space, therefore the interparticle space decrease as the interparticle force of attraction increase. और जब उनके बीच में जो interparticle space कम हो जाएगा तो उनके बीच में यानी attraction बढ़ जाएगा, interparticle के बीच में attraction बढ़ जाता है. this leads to change in the physical state of matter, और इससे physical state matter में भी change आ जाता है. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है गैसेस लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, carbon dioxide etc. can be liquefied easily either by applying pressure at room temperature or by cooling at atmospheric pressure. जैसे कि कुछ गैसेज हैं जैसे कि अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस फॉर्म में रहते हैं लेकिन इनको हम यदि हम इन पर प्रेशर को अप्लाई करें तो ये रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड अवस्था में आ जाते हैं. हाउएवर कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम हाई प्रेशर में स्टोर भी कर सकते हैं. सॉलिड CO2 नॉन एज ड्राई आइस गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर. सॉलिड CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाती है गैसेस स्टेट में यदि हम इसका प्रेशर को डिक्रीज करते हैं. अब देखते हैं साइमल्टेनियसली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर. किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पर दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर का दोनों का मिश्रित प्रभाव देखेंगे. एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अ गैस कैन बी लिक्विफाइड. यदि कोई भी गैस है, यदि इसको हम लो टेम्परेचर दें और हाई प्रेशर दें तो ये लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाती है. देयर इज ए सर्टेन टेम्परेचर बिलो विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, हाउएवर हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट. दिस सर्टेन टेम्परेचर इज नॉन एज क्रिटिकल टेम्परेचर. लेकिन एक ऐसी अवस्था होती है, कुछ एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिसमें गैस लिक्विड अवस्था में नहीं बदलती है, जबकि उसमें हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 304.15 केल्विन. इसमें एक इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर का देखिए एक डायग्राम दिया गया है, इसके द्वारा इस एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझते हैं. जैसे सॉलिड है, सॉलिड को हम सब्लिमेशन के द्वारा गैसेस स्टेट में बदल सकते हैं
और गैसेस को हम कंडेंस करके वापस लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और लिक्विड को हम फिर सॉलिडिफिकेशन कर सकते हैं तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो इसी तरह से ये ग्राफ इस तरह से बनाया गया है। Next topic is evaporation. The drying of wet cloths in the sun is typical example of evaporation. कपड़ों का सूखना सन में, जब हम धूप में कपड़े सुखाते हैं तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एवेपरेशन का। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू इट्स वेपर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवेपरेशन। तो वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड का वेपर में बदलना और उसके लिए जो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होता है, इसे हम एवेपरेशन कहते हैं। ऐसे इस तरह से एवेपरेशन के कई एग्जाम्पल है। पानी का भाप बनकर उड़ना, जब पानी हम रख देते हैं, किसी भी बर्तन में पानी रख देते हैं तो वो रखा रखा भाप में बदलने लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स इन द सन द वाटर इन द क्लॉथ्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जब हम कपड़ों को भी सुखाते हैं तो धूप में, तो वाटर, कपड़ों का जो पानी होता है वो तो भाप बन के उड़ जाता है, और उसके साथ में वो क्या करता है, जो हीट एनर्जी होती है सनलाइट की उसको एब्जॉर्ब करता है। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो पानी एवेपरेट हो जाता है, इसे हम एवेपरेशन या वेपोराइजेशन कहते हैं। अब डिफरेंस देखना है एवेपरेशन और वेपोराइजेशन का। एवेपरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। एवेपरेशन एक तो सभी टेम्परेचर पर होता है, और वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द फिक्स्ड टेम्परेचर कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। और वेपोराइजेशन होता है वो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है। एवेपरेशन के दौरान टेम्परेचर चेंज होता रहता है, लेकिन जब वेपोराइजेशन होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर इसमें फिक्स रहता है। एवेपरेशन इज ए स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस होती है, और वेपोराइजेशन इज ए फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस। एवेपरेशन टेक्स प्लेस ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। एवेपरेशन होता है वो केवल लिक्विड की सरफेस पर होता है, और वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस ओवर द एंटायर मास ऑफ द लिक्विड। ये वेपोराइजेशन होता है पूरा जो लिक्विड होता है, जितना लिक्विड होता है तो उतने उसके एंटायर मास का वेपर में बदलना होता है, तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। द रेट ऑफ द एवेपरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। लेकिन जो एवेपरेशन की जो रेट होती है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, क्योंकि यदि हम एक प्लेट में पानी रखते हैं और एक गिलास में पानी रखते हैं तो प्लेट का सरफेस एरिया बड़ा होता है, तो सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से रेट ऑफ एवेपरेशन ज़्यादा होता है, और जबकि गिलास में रखा हुआ पानी का एवेपरेशन कम होता है, तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। तो द रेट ऑफ बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वेपोराइजेशन ना तो सरफेस एरिया पर, विंड स्पीड पर, ह्यूमिडिटी पर और टेम्परेचर पर, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं होता है। अब हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं एवेपरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक सरफेस एरिया। अभी सरफेस एरिया का हमने एग्जांपल बताया था कि जैसे हम पानी को यदि हम प्लेट में रखते हैं और गिलास में रखते हैं, तो प्लेट का पानी का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से पानी रैपिडली एवेपरेट होता है। तो एवेपरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, हेंस द रेट ऑफ एवेपरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। तो रेट ऑफ एवेपरेशन इंक्रीज होता है जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर है, द रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एवेपरेशन बढ़ता है। जैसे कि एक ग्लास ऑफ हॉट वाटर एवेपरेट्स मोर रैपिडली देन द ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। एक गिलास में यदि आप ठंडा पानी रखें और एक में गर्म पानी रखें, तो जो गर्म पानी होगा वो जल्दी एवेपरेट होगा देन कोल्ड वाटर की अपेक्षा। तो टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है एवेपरेशन को। अब है स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स। द प्रोसेस ऑफ एवेपरेशन ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इन लिक्विड। इसी तरह से ये जो एवेपरेशन है वो इंटर पार्टिकुलर फोर्स पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें एग्जांपल दिया गया है ईथर एवेपरेट more rapidly than ethyl alcohol, while ethyl alcohol evaporates quicker than water. It is because interparticle attraction force
इन दीज लिक्विड्स आर इन ऑर्डर। देखिए इसमें ईथर, इथाइल अल्कोहल और वाटर, ये 3 सब्सटेंसेज हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एवेपरेशन होगा वो वाटर में होगा, और उससे कम थोड़ा होगा इथाइल अल्कोहल में, और उससे कम होगा ईथर में, क्योंकि वाटर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो कम है और इथाइल अल्कोहल और ईथर की अपेक्षा। अब है ह्यूमिडिटी। द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज नॉन एज ह्यूमिडिटी। तो जो क्वांटिटी है वाटर वेपर्स की एयर में प्रेजेंट होती है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर इज डेफिनेट at a certain temperature or weather condition. Air can hold a certain amount of water vapor. Therefore, when the air is less humid, it can accept more water vapors from its surrounded. We sweat a lot in hot and humid weather. देखिए आपको सबसे ज़्यादा पसीना आता है जब गर्मी और ह्यूमिड वेदर होता है। और क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन समर बिकॉज इन समर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो। और गर्मियों में सबसे ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं तो कपड़ा जल्दी सूखता है क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी बिल्कुल लो होती है। और इन रेनी सीजन में देखें तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ हाई। रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हाई होने की वजह से तो कपड़ों को सूखने में समय ज़्यादा लगता है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर जो होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से कपड़े देर से सूखते हैं। अब है स्पीड ऑफ वाइंड। रेट ऑफ एवेपरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ वाइंड। एवेपरेशन की स्पीड इंक्रीज होती है जब जैसे ही वाइंड की स्पीड ज़्यादा होती है। इंक्रीज इन स्पीड वॉज वाइंड कॉज वाटर वेपर पार्टिकल टू मूव अवे विद द विंड। जैसे कि जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो उसमें यदि हम देखें तेज़ हवा चल रही है, यदि वाइंड तेज़ हो, हवा तेज़ हो, तो हवा तेज़ होने की वजह से एवेपरेशन भी तेज़ हो जाता है। अब है नेचर ऑफ ए लिक्विड। रेट ऑफ एवेपरेशन आल्सो डिपेंड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। एवेपरेशन की जो रेट होती है वो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर भी डिपेंड करती है। द लिक्विड हैविंग लेजर बॉइलिंग पॉइंट हैव मोर टेंडेंसी टू एवेपरेट। जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो लिक्विड उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी रखता है एवेपरेट होने की, क्योंकि उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो अट्रैक्शन होता है बॉइलिंग पॉइंट वो डिक्रीज़ हो जाता है, और उसके डिक्रीज़ होने से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीज़ होने से एवेपरेशन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। अब है एवेपरेशन कॉज कूलिंग। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। इसमें देखें जब हम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते सराउंडिंग से तो वो सराउंडिंग को कूल कर देती है। और तो इसके एग्जांपल आप देखें जैसे पोरिंग द एसीटोन ऑन आवर पाम। जब हम अपनी हथेली पर किसी एसीटोन में जैसे कि ईथर या नेल पॉलिश होता है, नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है वो एक एसीटोन होता है। जब हम उसको अपने हथेली पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा ठंडा सा महसूस होता है। क्योंकि ठंडा इसलिए महसूस होता है क्योंकि उसमें जो एवेपरेशन होता है अब हमारी फॉर्म में से मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एवेपरेशन होने लगता है, इसलिए हमें हथेली पर ठंडक महसूस होती है। इसी तरह से स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड अराउंड आफ्टर हॉट सनी डेज। जब हम पानी को स्प्रिंकल करते हैं वाटर को अपनी सराउंड पर या छत पर पानी को डालते हैं जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो उस समय क्या होता है कि जो आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, सराउंडिंग एरिया में होने वाली जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर एवेपरेट्स बाय एब्जॉर्बिंग हीट। पानी क्या होता है कि हीट को एब्जॉर्ब करके एवेपरेट हो जाता है ग्राउंड से, और वो सराउंडिंग एयर जो इस छत वाला जो एरिया होता है जहाँ पर हमने पानी का छिड़काव किया है तो वहाँ पर वो एरिया हमें ठंडा महसूस होता है और काफ़ी आरामदायक महसूस होता है। वी बियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। इसका कारण ये है कि कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप्स अस कूल, और हमारे बॉडी को ठंडा रखते हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए हमें
कॉटन कपड़े पहनने में समर में काफ़ी अच्छा फील होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ बीकर कंटेनिंग आइस कोल्ड। और इसके बाद है फिफ्थ एग्जाम्पल है इवेपरेशन का, कूलिंग का, प्रेस्पिरेशन कीप्स अवर बॉडी कूल। एंड 6 है वेट क्लॉथ्स अस फील कूल। तो इसमें सभी एग्जाम्पल में एक ही बात है, इसका कारण ये है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का फ्रॉम द सराउंडिंग से जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो सराउंडिंग कोल्ड लगने लगता है, यानी हमें ठंडक महसूस लगने लगती है। इसी तरह से ये सभी एग्जाम्पल इसी पर ही डिपेंड है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मा। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है मैटर की चौथी अवस्था है। देयर इज फार मोर मैटर इन प्लाज्मा स्टेट देन इन अदर 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस टेकन टुगेदर इन द यूनिवर्स। तो इस तरह से और भी मैटर की स्टेट हैं, जैसे प्लाज्मा की स्टेट है। तो जैसे कि हमने 3 स्टेट पढ़ी थी सॉलिड लिक्विड गैस, तो एक अलग से जो स्टेट है वो चौथी स्टेट है, वो प्लाज्मा स्टेट है। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन सच एन आयनाइज्ड गैस विद इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हम कहते किसे हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। तो ये इस तरह से जो आयनाइज्ड गैस होती है विद इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से जो आयनाइज्ड गैस का निर्माण होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं।